Assalamualaikum student, this is your teacher Abdul Rafe, and today the topic of discussion is IS 41, agriculture or biological asset. So first thing that we in the scope cover is they talk about the living plant and animal. Okay, it must be a living plant or animal. It has a transformation phase, means it grow with time and give you the harvested product or agricultural produce. सो लिविंग प्लांट और एनिमल होना मस्त है उसका, ठीक है। और वो ट्रांसफॉर्म हो विद टाइम, ठीक है। और वो आपने होल्ड किया है टू गेट हार्वेस्टेड प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ओके, सो IS 41 relates to biological asset, government grants, and agriculture produce at the point of harvest. Products which are result of the processing after harvest will be deal with IS 2। ओके, अब इसकी कॉमन एग्जांपल भी इन्होंने बताई हुई है कि बायोलॉजिकल एसेट, okay, may include living plant or animal. These are some biological assets like sheep, trees in a timber plantation, then dairy cattle, pigs, cotton plants, sugar cane. So these are all biological assets. Then agriculture produce at the time of the point of harvest, okay, included in IS 41 at the point of harvest. After that, it will be treated as inventory. Okay, अब इसमें क्या आ सकता है? wool, fell trees, milk, carcass, and harvested cotton, harvested cane, leaves, pick leaves. These are uh, IS 41 at point of harvest. After that, it will be treated as an inventory. Okay, these are something which are out of the scope of IS 41. These are treated as inventory. Okay, अब मेन चीज इसमें क्या है? पहली चीज, आपने कोई प्रोडक्ट, कोई भी लिविंग प्लांट और एनिमल होल्ड किया हुआ है और विद टाइम आप उससे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फॉर एग्जांपल इफ यू आर होल्डिंग काउ, तो आप क्या कहेंगे? उससे हार्वेस्टेड प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं कि उससे मिल्क उसका हार्वेस्टेड प्रोडक्ट है, उससे जो है उसका काफ होगा, ठीक है, वो उसका हार्वेस्टेड प्रोडक्ट है, तो वो काउ आपका बायोलॉजिकल एसेट अकॉर्डिंग टू IS 41 रिकॉर्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम बात करते हैं कि हम लोगों ने एक, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एक सिक्योरिटी कंपनी है दैट विल प्रोवाइड सिक्योरिटी सर्विसेज टू द क्लाइंट, और उन्होंने कुछ डॉग्स होल्ड किए हुए हैं एज एन एसेट। ओके, अब मेन पर्पस उन डॉग्स का क्या है? वो सप्लाई ऑफ, वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे हम देखें कि ये जो डॉग्स होंगे आपके पास IS 41 में नहीं जाएंगे, क्योंकि उस कंपनी ने जो डॉग्स होल्ड किए हुए हैं, इट्स टू सप्लाई और सर्विसेज होल्ड किए हैं, तो ये IS 16 का क्राइटेरिया मीट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि दूसरे बेरर प्लांट भी IS 16 का क्राइटेरिया मीट करते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं? हम उसको IS 16 में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अगर वो डॉग्स कोई भी कंपनी वो इस वजह से होल्ड करती कि उनको जो है रिप्रोड्यूस करने के लिए होल्ड कर रही होती, तब हम वो कहते हैं कि यार ये IS 41 बायोलॉजिकल एसेट का क्राइटेरिया और स्कोप मीट कर रही है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने आपको एग्जांपल दी वो ये थी कि सिक्योरिटी सर्विसेज थी, सिक्योरिटी कंपनी थी, वो सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए डॉग्स होल्ड करती है, तो उनके वो जो डॉग्स होंगे वो उनके IS 16 होंगे, क्योंकि वो डॉग्स वो यूज करिए सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए। उसका मेन काम उनसे उनके हार्वेस्टेड प्रोडक्ट लेना नहीं है, ठीक है। सो प्लांट, लिविंग प्लांट एंड एनिमल, ट्रांसफॉर्मेशन फेज, और आपने उनको होल्ड किया हुआ है बायोलॉजिकल एसेट के लिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इवन काउ होती है कि वो एक एज आ जाती है कि वो आपको हार्वेस्टेड प्रोडक्ट लाइक मिल्क और आपको काफ नहीं दे सकती, लेकिन उसका हार्वेस्टेड प्रोडक्ट अभी भी आपके पास क्या है? मीट, ठीक है। तो उसमें हम उसको क्या कहते हैं? वो स्टिल बी क्लासिफाइड एज IS 41, ठीक है। इसी तरीके से ट्रीज की बात करें कि एक एज आती है ट्री की जिसके बाद वो आपको फ्रूट नहीं देते,
तो हम फिर देखते हैं कि उसका जो वुड है दैट वी कंसिडर एज हार्वेस्टेड प्रोडक्ट, ठीक है, अनलेस कि वो जो है बेरर प्लांट की कैटेगरी में ना आ रहा हो, वो भी अभी हम देखते हैं कि वो बेरर प्लांट क्या होता है। So this was your IS 41 scope. Recognition criteria, like most other non-current asset, the recognition criteria is same, which is future economic benefit, and cost can be measured reliably. ये आपके पास recognition criteria है IS 41 का. Okay, measurement criteria. These are non-current asset initially and subsequently they are measured at NRV, which is fair value less cost to sell. Okay. Or if if fair value is hard to find, then cost model will be used. तब हम उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे और अकॉर्डिंग टू देयर यूजफुल लाइफ हम उसको डेप्रिशिएट करेंगे। लेकिन मोस्ट केसेस में आपके पास फेयर वैल्यू इज इजी टू डिटरमिन, ओके, इजी टू कैलकुलेट, तो हम उसमें उसको एनआरवी पे ही रिकॉर्ड करते हैं इनिशियली और सब्सिक्वेंटली। एक और भी चीज़ जो कि इम्पोर्टेंट है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक काव है जिसकी वैल्यू जो है फॉर एग्जांपल 15,000 है, ठीक है, उसने जो है इस वक्त प्रोड्यूस किया है काफ, ठीक है, तो उस वक्त वो जो काफ प्रोड्यूस हुआ है उसकी जो भी वैल्यू डिटरमिन होगी वो आपका डायरेक्ट गेन होगा। फॉर एग्जांपल वो काफ जिस वक्त प्रोड्यूस हुआ उसके बाद उसकी वैल्यू आपने लगाई कि 2000 है, तो 2000 आप डेबिट बायोलॉजिकल एसेट में करेंगे उस काफ को और क्रेडिट आप एसओपीएल करेंगे, ठीक है। हाँ, इसमें आपने एक चीज बात रखनी है कि कॉस्ट टू सेल को एडजस्ट करना है, इन इफ देयर इज नो कॉस्ट टू सेल तो हम उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। एक और भी चीज, जो भी मूवमेंट होगी मेजरमेंट में, एनी गेन और लॉस विल बी रिकॉर्डेड इन एसओपीएल। So biological asset, it is probable this is a criteria. Recognition criteria initially measure at initially and subsequently measure at fair value less estimated point of sale cost. If there is no fair value, then cost model should be used. Revalue to again taking gain or losses into statement of profit and loss. Okay. Bearer plant. What is bearer plant? Sometime कुछ आपके पास प्लांट इस नेचर के होते हैं कि जिनसे हम let's read this. A bearer plant is a living plant that bearer plant एक और चीज IS 41 के स्कोप में नहीं होगा, that will be recorded in IS 16. Okay. It is used for in the production or supply of agriculture produce for more than one accounting period. It is expected to bear fruit for more than one period and has a remote likelihood of being sold as a agriculture produce, except for incidental scrap scale. For example, आपके पास हम कहते हैं कि like आई एम नॉट दी एक्सपर्ट ऑन बॉटनी, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि आपके पास लाइक टी बुशेस, ठीक है, या आपके पास ग्रेप वाइन यानी अंगूर की जो बेल होती है, ठीक है, और या फिर टी बुशेस होती हैं, इनका काम ये होता है कि हम इनसे जो है थ्रू आउट इट्स लाइफ हम उनसे जो है इनके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दे रहे होते हैं, यानी कि ग्रेप्स और टी बुशेस से जो भी पत्तियां होती हैं उससे हम दैट लीव्स वर विल यूज टू फॉर टू प्रोड्यूस टी। अब ये इन पे जो ग्रेप्स लगते हैं दैट इज बायोलॉजिकल एसिड, ठीक है, उस पे जो वो लीव्स लग रहे हैं दैट इज बायोलॉजिकल एसिड जो कि होते हैं। लेकिन वो जो बेल है अंगूर की वो आपका बेरर प्लांट है, वो बायोलॉजिकल एसिड नहीं है। पहली चीज, उससे आप देखें उसको टाइम में यूज, उसकी स्क्रैप वैल्यू क्या है? आम कोई दरख्त होता है जैसे कि आम का दरख्त हो गया, वो भी एक टाइम तक आपको फल देता है, ठीक है, लेकिन अगर जिस वक्त वो फल देना बंद कर देता है तो जो लकड़ी है उसकी स्क्रैप वैल्यू जो है एक अमाउंट होगी वो होगी सिग्निफिकेंट होगी, ठीक है। लेकिन जब
अंगूर का जो पौधा होगा वो आपको फल नहीं देगा, तो उसमें क्या होगा, उसकी जो बेल है वो तो आपके पास स्क्रैप जीरो ही होगा उसका, लकड़ी तो है नहीं। ठीक है, सेम टी बुशेस में भी ये है कि वो लकड़ियां तो है नहीं कि हम चलें जिस पर्पस के लिए हमने इसको ग्रो किया था वो मीट नहीं हो रहा, तो हम इसका चले वुड सेल करना शुरू करते हैं। तो जो बेरर प्लांट है, जिसकी अल्टीमेट डिस्पोजल बायोलॉजिकल एसेट अगर वो प्रोड्यूस नहीं करी, तो अल्टीमेट डिस्पोजल उसकी स्क्रैप वैल्यू जीरो हो या नियर टू जीरो हो या इनसिग्निफिकेंट हो, तो हम उसको फिर उसको बेरर प्लांट कहते हैं और उसको हम IS16 पे रिकॉर्ड करते हैं। हाँ, वो जो हार्वेस्टेड प्रोडक्ट उस बेरर प्लांट पे ग्रो कर रहा है वो आपका जो है बायोलॉजिकल एसेट में होगा। वन मोर थिंग, आपके पास अगर कोई लैंड है जिस पे आप ये बायोलॉजिकल एसेट रख रहे हैं, जैसे कि आपने कोई भी यूज किया फार्मिंग के लिए, वो लैंड जो है IS16 में होता है। उसके ऊपर जो ग्रो हो रहा है ट्रीज हैं, फार्म लैंड है, उसमें वो फार्म को जो है आप IS41 कर सकते हैं, लेकिन लैंड जो है वो IS41 के स्कोप में नहीं आएगा, वो आपका हमेशा IS16 में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, ओके। बेरर प्लांट, देयरफॉर आइटम्स सच एज वाइन, tea bushes and fruit trees may be classed as bearer plant and treated as property plant and equipment rather than being accounted for under the provision of IS41. Okay. और ये वही सिचुएशन थी at the point of harvest IS41, after that it will be treated as IS2. At the date of harvest, the produce should be recognized and measured at fair value less estimated cost of sale. Gain or loss in initial recognition are included in profit and loss. After the produce has been harvested, IS41 cease to apply. Agriculture produce become an item of inventory. Fair value less cost to sell at the point of harvest is taken to cost of the for the purpose of IS2 inventories, which is applied from then onward. Okay. Government grants and biological asset. Okay, sometimes government will give you grants. Um, okay, if IS41 applies to grant related to biological asset, if the grant is unconditional, तो हमने उसको, क्योंकि हमें कोई कंडीशन तो नहीं दी, नॉर्मली आपके पास ग्रांट से मिलती है तो उसके साथ कुछ कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो अगर ये एक अनकंडीशनल ग्रांट है तो वो जिस वक्त रिसीव हुई है आपने उसको क्या करना है, SOPL में रिकॉर्ड कर देना है, measured at fair value and reported as an income when the grant become receiver. अगर कोई कंडीशनल ग्रांट है तो आपने वो कंडीशन जब फुलफिल होगी उस वक्त उसको क्या करना है, इनकम स्टेटमेंट में रिकॉग्नाइज करना है। द एंटिटी रिकॉग्नाइज इट हैज इनकम ओनली व्हेन द कंडीशन हैव बीन मेट। ठीक है, आउटसाइड द स्कोप ऑफ IS41 इंटेंजिबल्स कोटास जो आपको यूज किया, लाइसेंस टू ऑपरेट बायोलॉजिकल फार्म्स और अदर कैटल फार्म्स वगैरह, और लैंड इज नॉट अ बायोलॉजिकल एसेट, ये मैं भी थोड़ी देर पहले आपको बता भी चुका हूँ। Okay. Next thing is test your understanding one. Calculate the amount that will be taken to statement of profit or loss for the year ending 31st December 20x3. So 31st December 20x3, your reporting date. A herd of a herd of 5 4-year old pigs was held on 1st January 20x3. On 1st July 20x3, a 4.5-year-old pig was purchased for 212. Okay. So previously you have 4 pigs. अब आपने मिड ऑफ द ईयर एक और पिक परचेज किया है, जो अब टोटल नंबर ऑफ पिक्स हो गए हैं 5। द फेयर वैल्यू लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेल्स वर 4 year old pig at 1st January 200, 4.5-year-old pig at 1st July 212, and 5-year-old pig at 31st December is 230. So आपके पास स्टार्ट में ब्रॉड डाउन वैल्यू अगर देखा जाए, so you had 5 pigs जिनकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल 200 थी, तो इट विल गिव यू 1000। दिस वाज द वैल्यू। एडिशंस आपके पास हुई हैं अब 4.5 ईयर ओल्ड पिक की, जो कि आपके पास हुई है 212। ठीक है, और इस वक्त अगर देखा जाए बाकियों की वैल्यू भी इंक्रीज हुई है। ठीक है, लेकिन हम ए रेंट पे ही कर लेते हैं एक साथ ही। ए रेंट पे आपके पास टोटल 6 पिग्स हैं और इन सब की एज क्या हो गई है, इन सब की एज हो गई है, दे आर नाउ 5 year old, और अब इनकी वैल्यू कितनी है, 230।
So it means 230 into 6, this will give you 1380. Previously it was 1212. So there is a gain of 168, and this gain will be treated as in profit and loss, debit, biological asset, with 168, credit as so PL 168. Okay. Next question is test your understanding 2. Show the extracts for the finance from the financial statement for 30 for 20x1 for these activities, assuming that no cows were purchased or sold during the year. So McDonald operates a dairy farm at 1st January 20x1. He owns 100 cows worth 1,000 each on the local market. Okay. At 31st December 20x1 year end pay, he owns 105 cows worth 100 and 1100 each. During 20x1, he sold 40,000 gallons of milk at an average price of $5 a gallon. Okay. When the cows are sold at local market, the auctioneer charges a 4% commission. So this is the cost to sell. ठीक है. और ओके, इसमें आपके पास दो चीज़ें होंगी। एक तो आपके पास ये जो मिल्क है, ये आपके IS2 है, ठीक है। तो हम इसको इन्वेंट्री की तरह और रेवेन्यू की तरह हम इसको ट्रीट करेंगे। तो ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने जो है 4000 गैलन्स ऑफ मिल्क सोल्ड किया है, तो ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड रेवेन्यू आएगा। पहले तो हम इसको रिकॉर्ड कर देते हैं SOPL में। रेवेन्यू आपके पास होगा 40,000 इंटू 5, तो 2 लाख का रेवेन्यू आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आपके पास कि बेसिकली वहाँ पे तो कैरी डाउन आ रहा होगा, लेकिन फॉर वर्किंग में आपके पास बता देता हूँ कि ब्रॉड डाउन वैल्यू थी आपके पास। वर्किंग हम इधर कर लेते हैं। ब्रॉड डाउन आपके पास था 100 काउस और उनकी वैल्यू थी 1000 इंटू 96%। 4% जो है मैं डिडक्ट कर रहा हूँ कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो NRV आपके पास आ जाएगी। तो दिस विल गिव यू तो ये आपके पास आ रहा है 96,000। तो ये आपके पास ओपनिंग वैल्यू थी 96,000। ओके। At the year end, number of cows are now 105, which were 1100. Okay. और अगेन उस पे जो है 4% लेवी लगा देते हैं। तो आपके पास कैरी डाउन बैलेंस इसका था 105 इंटू 1100 इंटू 96%। तो आपके पास ये वैल्यू आती है 1,10,880। ओके। तो ये आपके पास वैल्यू आ रही है 1,10,880। आपके पास ब्रॉड डाउन से 96,000 से आपके एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी 11,000। सॉरी, इंक्रीज कितनी हुई वो अभी मैं फाइंड आउट कर देता हूँ, लेकिन फिलहाल बैलेंस शीट में नॉन करेंट एसेट में बायोलॉजिकल एसेट रिकॉर्ड हो रहे होंगे 1,10,880 पे। जो इंक्रीज होगा दैट विल बी रिकॉर्डेड इन SOPL, जो कि आपके पास आ रहा है 14,800 का। सो दिस विल बी अ गेन on biological asset, which is 14,880. So these are the extracts on the statement of financial position and statement of profit and loss. So this was your IS 41 biological asset